हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए व्हाट इज़ पावर। पावर क्या होती है? पावर मीन्स सत्ता। सत्ता मतलब किसी भी कंट्री को रूल करने का जो पावर होता है उसे सत्ता कहा जाता है। जैसे कि हम आम लोग हैं, आम जनता है, हमें खुद को लीड करने के लिए एक लीडर की नीड होती है, हमें खुद को अच्छे से रहने के लिए एक लीडर की नीड होती है। तो हम एक लीडर को चुनते हैं जो हमारे देश को, हमारी कंट्री को चलाता है, तो वो होता है लीडर। अब एक बात ये है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरी कंट्री की पावर एक ही आदमी को दे दी जाए, या फिर पूरी कंट्री की पावर है वो एक ही आदमी के हाथ में दे दी जाए कि लो भाई प्रेसिडेंट आप हो, आप इस कंट्री को संभालो। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसे कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी अगर अच्छा डेमोक्रेटिक पर्सन नहीं हुआ, अगर उसने अच्छे से लीड नहीं किया, तो वो हिटलर बन जाएगा, हिटलर बन के डिक्टेटर बन जाएगा, वो हम पे राज करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहली क्या बात हुई कि हम आम जनता को अपने लिए एक लीडर की नीड होती है, इसलिए हम किसी को अपना लीडर बनाते हैं। लीडर बना लिया, उसके बाद ये है कि एक लीडर पूरी कंट्री को रूल नहीं कर सकता, तो वो अपने नीचे डिफरेंट पार्ट्स में अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अपने मैनेजर्स को, मिनिस्टर्स को रखता है। तो वो क्या होता है, पावर शेयरिंग हो गई कि भाई जैसे अपने इंडिया में मोदी सरकार है, तो वो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट बना दी। राजस्थान की अलग गवर्नमेंट है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है। तो उसने क्या किया, अपने वर्कलोड को कम कर दिया, सबको अपने अपने स्टेट का काम दे दिया। तो ये होती है पावर शेयरिंग, सत्ता, कि किसी भी एक कंट्री को रूल करने के लिए हमें किसी लीडर की नीड होती है। वो लीडर क्या करता है, अपने नीचे सबको एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, मिनिस्टर्स है, उनको पावर है, वो शेयर करता है और कंट्री को अच्छे से चलाता है। तो देखिए, इस चैप्टर में पावर शेयरिंग से रिलेटेड स्टार्ट में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए, या फिर वी कैन से दैट 2 केस स्टडीज़ दी हुई है, जिसमें एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। उन दोनों कंट्रीज़ में भी कुछ पावर शेयरिंग को लेके पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिससे हमने ये सेट कर लिया दिमाग में कि ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में नहीं आए, इसलिए पावर शेयरिंग मेथड को लाया गया। तो एक बेल्जियम और श्रीलंका आपको पता है कि ये जस्ट हमारे इंडिया कंट्री के नीचे एक आइलैंड कंट्री है, और बेल्जियम है वो एक बहुत ही छोटी सी यूरोप की कंट्री है। तो इन दोनों में भी पावर शेयरिंग को लेके सिविल वॉर तक हो गया था। तो सबसे फर्स्ट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बेल्जियम की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि उसमें क्या हुआ था, और श्रीलंका की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस वजह से वॉर हुआ था। तो उन दोनों में क्या हुआ था कि बेल्जियम ने तो ये किया था कि उनके प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और पीसफुली रहने लगे। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम नहीं किया, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस नहीं करके इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने का रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर तक हो गया, सोशली और इकोनॉमिकली पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास आप भाई बहन हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो लास्ट पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है उस पर आके अटक गए, दोनों झगड़ रहे हो, ये कह रहा है मैं खाऊंगा, ये कह रही है मैं खाऊंगा। तो इसके क्या होंगे, 2 रिजल्ट्स होंगे। या तो ये होगा कि हम लड़ेंगे, या हमारा झगड़ा सुन के मम्मी आएगी और उस पिज़्ज़ा के पीस को बाहर उठा के फेंक देगी। या फिर क्या होगा, हम प्यार से उसके 2 पार्ट करके दोनों भाई बहन खा लें। तो यही कंडीशन थी कि बेल्जियम वालों ने एग्रीमेंट करा, उस पिज़्ज़ा के पार्ट को कट करके खा लिया, तो उनका वॉर नहीं हुआ और वो पीसफुली रहने लगे। और श्रीलंका वालों ने क्या किया, हल्ला मचाया, और क्या हो गया कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे वॉर किस वजह से हुआ था। ये तो नहीं है ना कि पिज़्ज़ा की वजह से वॉर हो गया था, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। ऑथेंटिक क्या था वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि बेल्जियम में क्या है।
बेल्जियम एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, जैसे अपना पंजाब हरियाणा छोटा स्टेट है, वैसे एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है। लेट मी क्लियर वन थिंग, वी विल से दिस यूरोप नॉट यूरोप। यूरोप पहले बोला जाता था, आजकल इसे यूरोप बोला जाता है। तो ये एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, स्मॉल कंट्री यूरोप। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसके बॉर्डर में 3 कंट्रीज लगती है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, जिसमें 3 अदर कंट्रीज की बॉर्डर लगती है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। अब स्टार्ट करते हैं कि बेल्जियम एक फ्लेमिश रीजन है। बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन है जिसमें 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फ्लेमिश रीजन है जिसमें 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। द अनोदर इज 40%, अनोदर इज 40% फ्रेंच स्पीकिंग। अनोदर रीजन है वोलानिया। अनोदर रीजन क्या है? वोलानिया, जिसमें 40% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स रहते हैं। तो भाई हो गया, 59% है वो डच स्पीकिंग है और 40% है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। एंड द लास्ट रिमेनिंग 1% वहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग पर्सन्स रहते हैं। तो भाई अब आप ये सोचोगे कि ये जर्मनी, डच और ये फ्रेंच, तो देखिए नीदरलैंड की बॉर्डर लगती थी तो वहाँ से डच आ गए, फ्रांस की बॉर्डर लगती थी तो उधर से फ्रेंच आ गए, और थोड़ी सी जर्मनी की बॉर्डर लगती थी तो वहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग भी आ गए। तो 1% वहाँ पे थे जर्मनी स्पीकिंग लोग। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि माइनॉरिटी, अभी इसको देखते हुए माइनॉरिटी वहाँ पे किसकी थी? डच स्पीकिंग की ज़्यादा थी, क्योंकि वो क्या थे? 59%। नाउ वी कम ऑन द सेंट्रल पॉइंट। जैसे अपने इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। क्या थी? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्या था? उल्टा था। पूरी हॉल कंट्री में तो क्या था? डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या था? उसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% थे डच स्पीकिंग। यहाँ पे सारी चीज़ है वो घूम गई कि भाई कंट्री में तो डच ज़्यादा और कैपिटल स्टेट में डच कम। तो ये हो गया ना भाई, कंट्री में तो डच ज़्यादा और फ्रेंच कम, और कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज़्यादा और डच कम। बस यहीं से मसला स्टार्ट हुआ था इनका। और दूसरा ये भी था कि फ्रेंच के लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, लाइट थे, वेल एजुकेटेड थे। तो वो क्या है, खुद को थोड़ा ज़्यादा ऊपर मानते थे डच वालों से। एंड द अदर हैंड डच के जो लोग थे या फिर जो डच स्पीकिंग थे वो इतने वेल वर्स्ड नहीं थे, वो थोड़े डाइवर्स थे। तो इसका एक ये भी हुआ कि फ्रेंच वाले क्या है, खुद को थोड़ा पावरफुल मानते थे। भाई ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल क्यों किया था? क्योंकि वो क्या थे? वेल वर्स्ड थे, रिच थे, इलाइट थे, एजुकेटेड थे। तो उन्होंने क्या किया? हम पे अपना राज करा था, और हम इंडियंस इन सब मामलों में कम थे तो हम उनके नीचे दबते चले गए। तो यही फ्रांस वालों ने किया कि वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थे तो उन्होंने डच वालों को दबाना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से उनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। क्योंकि फ्रेंच वालों ने क्या किया? एजुकेशन, इकोनॉमिक, इन सब का अच्छा प्रॉफिट लिया था, अच्छा एडवांटेज लिया था, लेकिन डच वालों को ये सब नहीं मिल रहा था। तो उनके बीच में क्या हो गया? एक वो कहते हैं ना कि पक्षपात वाली बात आ गई। फ्रेंच वाले ज़्यादा बेनिफिट पा रहे थे और डच वाले बिल्कुल नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से उनके बीच में क्या हो गया? झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वॉज रिच एंड पावरफुल। तो देखो सीधी सी बात है, माइनॉरिटी यहाँ पे किसकी होगी? फ्रेंच वालों की होगी। हालांकि इनके परसेंटेज कम है, बट उनकी जो पावर है
उनका जो एलाइट है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है, डच वालों से हाई है। तो माइनॉरिटी कौन सी थी, किसकी थी, फ्रेंच वालों की। तो फ्रेंच वाले क्या थे, रिच और पावरफुल थे, डच वाले नहीं थे। तो इस वजह से हम ये कहते हैं ना कि SC ST कास्ट वालों को उनके साथ भेदभाव किया गया, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई, उनको पूरे जॉब वगैरह नहीं दी गई, तो वो पीछे रह गए। तो अब क्या किया जा रहा है, अब उनको आरक्षण देके या फिर कोटा देके अपलिफ्ट किया जा रहा है। तो यही कंडीशन यहाँ पे थी कि भाई अब झगड़ा तो हो गया फ्रेंच और डच वालों के बीच। तो बेल्जियम ने क्या बनाया कि डच वालों को भी पूरा अवसर देने लगे हर चीज़ का, हर चीज़ में उनको आगे अच्छी एजुकेशन देने लगे, अच्छे जॉब ऑफर्स देने लगे, हर चीज़ में अच्छा रखने लगे। तो वो भी क्या हो गए, अपलिफ्ट होके उनके बराबर आ गए। दे गुड बेनिफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेटर। तो डच वालों को भी क्या है, धीरे धीरे इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलने लगा, अच्छी एजुकेशन मिलने लगी, अच्छे जॉब ऑफर्स मिलने लगे। तो ये जो 2 कंट्रीज़ के बीच में टेंशन थी ना, उसी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, पावर शेयरिंग का काम हुआ। तो अब 8% क्या कंडीशन है, बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है एजुकेशन को लेके, इकोनॉमिक को लेके, कि भाई फ्रेंच हाई है और डच हाई नहीं है, उन दोनों के बीच में जो ऑफर्स हैं वो इक्वली नहीं डिवाइड हो रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में इस वजह से टेंशन चल रही है और टेंशन चलती आ रही है। उस टेंशन को उन लोगों ने कैसे ख़त्म किया, उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि वो पीसफुली रहने लगे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमने बेल्जियम की प्रॉब्लम को देखा, नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका क्या है, अपने इंडिया के जस्ट नीचे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी, बहुत स्टैंडर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे उसका जो स्टैंडर्ड था वो कम होता गया। और अभी हम उसको देखते हैं। जैसे अपने इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली, श्रीलंका को भी 1948 में फ्रीडम मिली। 1948 में फ्रीडम मिलने के बाद श्रीलंका में भी इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे 2 तरह की कम्युनिटीज़ थी, एक थी सिंघाला और दूसरी थी तमिल। सिंघाला थे वो 74% थे और जो तमिल थे वो 18% थे। यहाँ पे 2 टाइप्स की कम्युनिटीज़ ज़्यादा थी। तो जब फ्रीडम के बाद वहाँ पे इलेक्शन करवाया गया तो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी सिंघाला, वो विन हुई और वहाँ पे सिंघाला की सरकार बन गई। तो जब सिंघालाज रूल में आए, पावर में आए, जब उनके हाथ में सारी पावर आई, तो वहाँ का गेम उल्टा हो गया सारा का सारा। उन्होंने तो कंट्री को अच्छे से रूल करने के लिए इलेक्शन करवाया था, अच्छे से रूल करने के लिए लीडर लेके आए थे, लेकिन उनका वो थोड़ा उल्टा पड़ गया। सिंघालाज थे वो माइनॉरिटी थी, वो 74% थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मेजोरिटिनिज्म स्टार्ट कर दिया, अपनी सत्ता को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया और बाकी जो तमिल वगैरह थे उनको दबाना स्टार्ट कर दिया। श्रीलंका में देखा जाए तो 4 रिलीजियन थे, बुद्धिज़्म, इस्लामिक, क्रिश्चियन और हिंदुज़्म, 4 धर्म के लोग रहते थे। लेकिन जो सिंघालाज थे वो किसके थे, बुद्धिज़्म के थे। तो उन्होंने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। जैसे ही सिंघालाज पावर में आए, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, 1956 में एक एक्ट पास किया। 1956 में एक एक्ट पास किया। एक्ट क्या था, उन्होंने कर दिया कि श्रीलंका को रिकॉग्नाइज कर दिया कि सबको सिंघाला लैंग्वेज ही बोलनी है। श्रीलंका में उन्होंने क्या करा, जो सिंघालाज लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया वहाँ की, कि भाई यहाँ के जितने भी लोग हैं श्रीलंका के, उन सबको सिंघाला लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, सिंघाला लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी, उसी लैंग्वेज स्टडीज़ करनी पड़ेगी। तो सारा उन्होंने क्या कर दिया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको सिंघाला बना दिया। अब जैसे अपने इंडिया की बात करें,
ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में सबको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी इंडिया में ऐसा है कि भाई राजस्थान वाले अपनी राजस्थानी बोलो, पंजाब वाले पंजाबी बोलो, गुजरात वाले गुजराती बोलो, तमिल वाले अपनी लैंग्वेज बोलो, जो इंग्लिश में बोल रहे हो वो इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है कि एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी एजुकेशन है वो हिंदी लैंग्वेज में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया था इस श्रीलंका में कि 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें ये कर दिया कि श्रीलंका को सिंघाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो अब बेचारे तमिल वाले क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने क्या करा, जो धर्म है, रिलीजन है, बुद्धिज़्म को ऑल कंट्री का एक मेजर रिलीजन डिक्लेयर कर दिया कि सबको बुद्धिज़्म ही मानना है। कोई अदर रिलीजियन को वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, कोई अदर रिलीजियन को मानने की वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी। अब देखो वहाँ पे इस्लामिक भी थे, हिंदुज़म भी थे, तमिल के लोग भी थे, क्रिश्चियन भी थे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे अपने धर्म को छोड़ के बुद्धिज़्म को अपनाने लगेंगे, ऐसा नहीं था। अब जैसे अपने इंडिया में देख लो, अपनी इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है, वी आर सेक्युलर पर्सन्स। ऐसा नहीं है अपने इंडिया में कि भाई एक ही धर्म को मानना है। अपने यहाँ पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबको अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए फ्री है। ऐसा तो नहीं है ना कि सबको हिंदू धर्म ही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन श्रीलंका में सिंगालाज ने क्या किया कि सबको बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म को ही मानना पड़ेगा, ये उन्होंने वहाँ पे मस्ट कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, डोमिनेट प्रोविंशियल पॉलिसी। उसने सिंगालाज को अच्छी एजुकेशन, अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स, अच्छी जॉब ऑफर्स, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, सारी की जो अच्छी चीज़ें थी, कहते हैं ना क्रीम होता है जो, वो सारा किसको दे दिया, सिंगालाज को दे दिया। उनको प्रायोरिटी दे दी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी किसको मिलेगी, सबसे पहले सिंगालाज को मिलेगी। तो सिंगालाज थे वो अपलिफ्ट होने लगे, उनकी जो स्टेटस है वो बढ़ने लगा, और जो तमिल और अदर जो कम्युनिटीज़ के लोग थे उनका जो स्टेटस है वो धीरे धीरे घटने लगा। थर्ड चीज़ उन्होंने क्या की, डेमोक्रेटिकली उनको दबाना स्टार्ट कर दिया अदर कम्युनिटीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके एक तो उन्होंने लैंग्वेज को मस्ट कर दिया, दूसरा उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजियन को कर दिया, थर्ड उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी सिंगालाज को दे दी, एंड फोर्थ उन्होंने सुपरमेसी दिखाना स्टार्ट कर दिया। किस पे, अदर कम्युनिटीज़ पे, उनको दबा के रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्रिटिश ने अपने पे राज किया, अपन को तंग करते थे, हमारे ऊपर वायलेंस करते थे, तो ऐसे ही क्या किया, सिंगालाज ने अदर कम्युनिटीज़ पे सुपरमेसी दिखाना शुरू कर दिया, उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो भाई बाकी कम्युनिटीज़ थी वो तो चुप थी, लेकिन जो तमिल कम्युनिटी थी उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और 1980 में उन्होंने एक भाई उनके सिंगालाज के सामने एक बात रखी कि भाई ठीक है तुम्हें सिंगालाज करना है करो, लेकिन हम तमिल कम्युनिटी को अपना एक अलग स्टेट दे दो, हम तमिल कम्युनिटी को अपना एक अलग स्टेट दे दो जिसका नाम हम रखेंगे तमिल ईलम, जिसका नाम हम रखेंगे तमिल ईलम, और हम हमारा अलग स्टेट चलाएंगे जहाँ पे हम हमारे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जिएंगे। लेकिन सिंगालाज उस पर भी नहीं माने, उसमें भी अड़ गए, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जैसे अपने इंडिया में क्या है, गुजरात के लोग गुजराती है उनको गुजरात में, पंजाबी है उनको पंजाब में, राजस्थानी है उनको राजस्थान में, अलग अलग स्टेट में बांट दिया। तो सब भाई अपने पीसफुली रहो, अपने कल्चर को मानो, अपने धर्म को मानो, उन पे कोई पाबंदी नहीं है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन सिंगालाज ने इस बात को भी नहीं माना। तमिल लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनके सामने अपनी बात रखी कि हमें ऐसे अलग स्टेट दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने नहीं माना तो तमिल वालों ने एक LTT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, LTT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उनके बीच में छिड़ गया सिविल वॉर। वो अपना ये तमिल वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन अपने गोला बारूद लेके निकल गए, और सिंगालाज भी आगे, और उनके बीच में ज़बरदस्त एक तरीके से सिविल वॉर छिड़ गया। आप समझते हो सिविल वॉर के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, सिविल वॉर कितना डेंजरस होता है, पूरे कंट्री को इफ़ेक्ट करने वाला होता है सिविल वॉर। तो जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ,
सबसे फर्स्ट क्या हुआ, श्रीलंका आज़ाद हुई, आज़ाद होते ही वहाँ पे इलेक्शन करवाए, इलेक्शन करवाते ही वहाँ पे जो माइनॉरिटी कंट्री थी, माइनॉरिज्म स्टार्ट हो गया, माइनॉरिटी थी सिंगालास कम्युनिटी की, तो उन्होंने पूरे देश पे अपना राज कर लिया और एक तरह से हिटलर की तरह बन गया। उसने दूसरी कम्युनिटी को दबाना स्टार्ट कर दिया, अपने लोगों को अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अदर कम्युनिटीज़ ने मिलके सिंगालास के साथ वॉर स्टार्ट कर दिया, सिविल वॉर। और सिविल वॉर से क्या इफेक्ट हुए, सबसे पहला इफेक्ट ये हुआ सिविल वॉर का कि 1000 पीपल डाई। ये तो आपको ही पता है कि वॉर होगा तो लोग तो मरेंगे, तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मर गए जस्ट बिकॉज सिविल वॉर। द सेकेंड इफेक्ट इज रेफ्यूजी प्रॉब्लम। सिविल वॉर की वजह से और सिंगालास के पावर्स की वजह से लोग वहाँ से रेफ्यूजी करके बहुत सारे भाग भाग के इंडिया में या फिर अदर कंट्री अदर स्टेट में जाने लगे जस्ट बिकॉज सिंगालास पावर्स। तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। एंड द लास्ट इज लाइवलीहुड। लोगों के जो लोग मर गए, लोगों की दुकानें घर वो सब जल गए, जो केटल्स थे वो मर गए। कहने का मतलब है जो जितने भी लाइवलीहुड थे, लोग बाग थे, एनिमल्स थे, लोगों के जो बिजनेस वगैरह थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, उनके घर बिखर गए, जॉब लोगों की जॉब्स चली गई। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा उनके इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन पे। एक बात आपको पता है कि श्रीलंका इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, पास्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी वो नीचे गिरती गई, वो इकोनॉमिकली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी जो सोशल स्टेटस था वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये हुआ था कि बेल्जियम वालों ने तो अपने दिमाग को सही रख के एग्रीमेंट करके सिविल वॉर से खुद को बचा लिया और अपनी कंट्री को बचा लिया, लेकिन श्रीलंका वालों ने क्या किया, इस माइनॉरिटी की वजह से, इस सिंगालास की वजह से अपने कंट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे बेल्जियम ने एग्रीमेंट करके अपनी कंट्री को बचाया। और इन द लास्ट टॉपिक इसमें हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है और उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि बेल्जियम ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कौन सा आर्ग्यूमेंट किया था जिससे उनकी कंट्री में पीस आ गई थी और उनके बीच में सिविल वॉर नहीं हुआ था। तो देखिए स्ट्रेटेजी इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये अपना लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेल्जियम की क्या स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने क्या किया था। Major segments of society permanent share in governance of country is known as power sharing। जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन इन तीनों को इक्वलिटी दे दी, इक्वल राइट दे दिया कि अगर कंट्री में गवर्नमेंट बनी है तो अगर उसमें 12 मेंबर्स जा रहे हैं, गवर्नमेंट में 12 मेंबर्स जा रहे हैं, तो इसमें क्या किया इन्होंने, 5 मेंबर्स किसके जाएंगे, 5 मेंबर्स होंगे डच के, 5 मेंबर्स होंगे फ्रेंच स्पीकिंग के, एंड द लास्ट 2 मेंबर्स होंगे जर्मनी स्पीकिंग के। तो ऐसा इन्होंने कर दिया कि सबको इक्वालिटी दे दी, सबको एकता का अधिकार दे दिया कि सबको गवर्नमेंट में एक बराबर पावर, अपनी रूल चलाने का पावर है सबके पास, ठीक है। फिर अगला देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी ये आपका मेजर टर्म है, इम्पॉर्टेंट है। सिटीजन शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू अथॉरिटी। दैट मीन्स चाहे जर्मन हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो, सबको एक जैसी एजुकेशन का राइट, एक जैसी जॉब ऑफर्स, एक जैसा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, एक जैसी कॉलेजेस में एडमिशन। दैट मीन्स किसी के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं करना, सबको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलना। दैट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि भाई सबको एक जैसा मानना। इसके बाद 3 मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या फिर 3 मेन पॉइंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। भाई कौन कौन से डिफरेंट पार्ट है अपने गवर्नमेंट के जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पावर को शेयर किया गया है। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी।
इसके बाद हम देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या क्या रूल बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज किया था, जिससे कि उनकी कंट्री में सब कुछ अच्छे से होने लगा, सब लोग अच्छे से मिलके रहने लगे। दे वर्कड आउट टू मेक एन अरेंजमेंट दैट एवरीवन लाइव टुगेदर। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी स्कीम लगाई कि जिससे डच, जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल सब एक साथ में टुगेदर रहने लगे। इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 तक 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे थे, तब जाके उनका फाइनल रूल बना था। पहले उन्होंने बनाया कि नहीं ये तो सही नहीं है, फिर उन्होंने दूसरा नियम लाए, नहीं ये भी सही नहीं है, ऐसा करके उन्होंने 4 टाइम्स जब चेंजेस लाए तब जाके उनका अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में रूल सेट हुआ। उनका फर्स्ट चेंज ये था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भाई अगर बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है तो उन्होंने क्या किया, जितने लोग फ्रेंच स्पीकिंग के आ रहे हैं उतने ही डच स्पीकिंग के आ रहे हैं। इफ़ 5% डच से आ गए, 5% फ्रेंच से आ गए, तो 2% आ गए जर्मन स्पीकिंग से। अब आप कहेंगे कि जर्मन से तो 2 ही लिए, इन दोनों से तो 5 लिए, तो भाई जर्मन की पॉपुलेशन भी कम है, वो सिर्फ 1% है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है, जो मिनिस्टर्स की टीम बन रही है, उसमें तीनों स्पीकिंग के पर्सन्स इक्वालिटी से आएंगे, ताकि उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई भी डिसीजन हो उसमें किसी के साथ डिफरेंस ना आए। द सेकेंड चेंज इज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही था कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद के राइट्स दिए गए हैं, उन पे स्टेट गवर्नमेंट को खुद के राइट्स दिए गए हैं, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा रूल नहीं करेगी, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे कि अपने पूरे इंडिया में गवर्नमेंट है वो अलग है और सब स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है। राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, गुजरात की अलग है। तो सबकी अलग अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग है। स्टेट है वो अपने स्टेट का ध्यान रखेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया का ध्यान रखेगी। तो इसने ये भी कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने राइट्स दे रखे थे कि वो अपना हर काम आसानी से खुद से कर सके। थर्ड पॉइंट है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी बात, ब्रुसेल की अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। जैसे अपने इंडिया में इंडिया की हॉल गवर्नमेंट है, जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग है और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो अलग है। तो उन्होंने भी क्या किया, ब्रुसेल की गवर्नमेंट है उसको एकदम सेपरेट बना दिया और उसमें जो डच और फ्रेंच है उनको इक्वलिटी दे दी। डच के लोग अपना और फ्रेंच का अपना, किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं, सबको इक्वालिटी है, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे अब आपको एक एग्जांपल दूं तो अपने जैसे इंडिया की अभी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है जो बीजेपी की है, और अपने राजस्थान में अभी कौन सी सरकार है, कांग्रेस सरकार है। तो इसमें इसका इंटरफेयर नहीं होगा कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस को या कांग्रेस बीजेपी को कुछ करेगी। तो वैसा था कि सबको अपने अपने राइट्स है, सबको अपनी अपनी पावर है। नेक्स्ट है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लास्ट तक अपनी प्लानिंग सेट करके रखी कि एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट और बना दी, जिसका नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का क्या काम था कि ये क्या करेगी, कल्चरल और लैंग्वेज बेसिस पे रूल बनाएगी। उनके अंडर अगर कोई झगड़ा है तो उसको देखेगी, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मैटर उठ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको देखेगी और उसके कल्चर और रिलीजियस और लैंग्वेज से रिलेटेड सारे रूल ये देखेगी। तो ये 4 चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम ने, जिससे वो सिविल वॉर से बच गए और उनकी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं हुआ। नाउ वी कम ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई वी नीड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की क्या नीड है जस्ट बिकॉज पावर शेयरिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है और जो
कंट्री की स्पिरिट है उसे बनाए रखती है, जो डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखती है। हमने बहुत मुश्किल से डेमोक्रेसी पाई है, इसलिए जो डेमोक्रेसी में स्पिरिट है उसको पावर शेयरिंग है वो बनाए रखती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिड्यूस करती है। जैसा कि एज वी हैव सीन इन द श्रीलंका ने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस नहीं किया तो वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, झगड़े हुए, लोग बर्बाद हो गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तो ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स से क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए पावर शेयरिंग है वो मस्ट है। पावर शेयरिंग में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप्स है, किस किस पार्ट में पावर्स को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 पार्ट है जिसमें लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, रूल्स बनाना। लेजिस्लेचर का काम होता है रूल्स बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है रूल्स को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है रूल्स को एग्जीक्यूट करना। एंड द लास्ट जुडिशरी का काम होता है इन दोनों को देखना, इन दोनों को जांचना कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा, कोई किसी के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा है। तो लेजिस्लेचर रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूटिव रूल्स को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी है वो इन दोनों पे नज़र रखती है। द नेक्स्ट पार्ट इज जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल एंड रिलीजियस गवर्नमेंट। 2 गवर्नमेंट के टाइप्स कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को अलग कर दिया। सेंट्रल को अपने राइट्स दे दिए और स्टेट गवर्नमेंट को अपने राइट्स दे दिए। और ऐसा भी कर दिया कि कोई प्रोविजनल या रिलीजियस रिलीजियस बेसिस पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, डिफरेंस नहीं करेगा, सबको इक्वालिटी दी गई, सबको एक समान माना गया। द नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अलग अलग टाइप्स के सोशल ग्रुप्स बना दिए, अलग अलग टाइप्स की सोशलिटी बना दी, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि हमें कम देखा गया, किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, हमें कम अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। सबके बीच में एक जैसा बिहेवियर बना रहे, इसके लिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बना दिए। लास्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं जो आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि ये हुआ ना कि अपनी सरकार है, अपनी कोई कम्युनिटी की गवर्नमेंट चल रही है, तो वो गलत काम कर रही है, मिस रूल कर रही है, करप्ट हो गई है, या फिर जनता को नहीं देख रही है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही है। तो क्या होता है, या तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अदर ग्रुप्स है वो आवाज़ उठाते हैं, या फिर जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो आवाज़ उठाती है, इसे हटाओ करके जो गलत गवर्नमेंट है उसको गिरा देती है और एक दूसरी गवर्नमेंट को लेके आ जाती है। तो देखिए ये अपना मेन चैप्टर है जिसमें आपको पहले बेल्जियम का देखा, श्रीलंका का देखा, फिर बेल्जियम वालों ने कौन सी काम किया कि उनके पीस आ जाए और सिविल वॉर ने हो, श्रीलंका में क्या क्या हुआ, और एट द लास्ट में हमने देखा कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। सो आई होप कि इस डिस्क्रिप्शन से, इस एक्सप्लेनेशन से ये चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी इससे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।